हेलो स्टूडेंट, आज हम रवि क्राफ्ट के अंतर्गत एक नए लेक्चर के साथ बात करेंगे सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सरसों के बारे में पढ़ेंगे। रवि सीजन की क्राप है, रवि मौसम की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरसों का सबसे पहले जनरल जानकारी कर लेते हैं, ठीक है ना। जनरल जानकारी के अंतर्गत जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम ब्रैसिका स्पीसीज के अंतर्गत आता है। ब्रैसिका, इसका जो वानस्पतिक नाम होगा ब्रैसिका स्पीसीज। कौन सा होगा? ब्रैसिका स्पीसीज। ब्रैसिका स्पीसीज के अंतर्गत हम कुछ मुख्य स्पीसीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 3-4 हैं तो कई सारी, लेकिन हमें पढ़ना है इंडियन मस्टर्ड, ब्रैसिका जुन्सिया के बारे में। लेकिन उसके अलावा भी जो प्रयोग में लाई जाती हैं उन स्पीसीजों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ब्रैसिका स्पीसीज का। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैसिका स्पीसीज। तो पहले ले लेते हैं जो हमें पढ़ना है, इंडियन मस्टर्ड। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ब्रैसिका जुन्सिया। क्या होता है? ब्रैसिका जुन्सिया होता है। इसके गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। गुणसूत्र संख्या 2n = 36 होता है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं तेल का कंटेंट कितना पाया जाता है, क्योंकि हर एक स्पीसीज में तेल का कंटेंट अलग अलग पाया जाता है। तो इसमें जो आयल कंटेंट होता है 35% पाया जाता है। ये आयल कंटेंट है और ये क्रोमोसोम नंबर है, ये बॉटनिकल नेम है। ये कॉमन नेम है, ठीक। तो जो इंडियन मस्टर्ड है उसका जो है बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका जुन्सिया। क्रोमोसोम नंबर 2n = 36 होता है। और इसका जो आयर कंटेंट होता है कितना होता है? 35% होता है। फिर उसके बाद दूसरा है बनारसी मस्टर्ड है। इसका क्या वानस्पतिक नाम होता है बनारसी सरसों का? तो इसका होता है ब्रैसिका नाइग्रा। क्या होता है इसका वानस्पतिक नेम? ब्रैसिका नाइग्रा होता है। तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? 2n = 16 होता है। कितना होता है? 2n = 16 होता है। और इसमें बात कर लेते हैं तेल का कंटेंट कितना होता है? तो 29% होता है। कितना परसेंट होता है? 29% पाया जाता है। तेल कंटेंट 29% पाया जाता है। और इसी बनारसी सरसों का ही प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? मसाले के रूप में किया जाता है। मसाले के रूप में करते हैं। जैसे अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल का प्रयोग जो करते हैं, बनारसी सरसों का प्रयोग किया जाता है, ब्रैसिका नाइग्रा का। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ी सरसों होता है, पहाड़ी मस्टर्ड होता है। पहाड़ी मस्टर्ड, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रैसिका रॉगस। इसके गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर होगा 2n = 36 होगा। कितना होगा? 2n = 36 होगा। और तेल का कंटेंट कितना होगा? 38% होगा। कितना परसेंट होगा? 38% होगा।
फिर एक और होती है जो चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, चारे के रूप में। वो कौन सी है? वो होती है, उसे बोलते हैं गोभी सरसों भी बोला जाता है, गोभी मस्टर्ड बोला जाता है, गोभी मस्टर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? गोभी मस्टर्ड बोला जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रैसिका नापोस। क्या बोलते हैं इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? ब्रैसिका नापोस होता है। इसमें तेल का कंटेंट 35% होता है और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28 होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28 होता है और जो तेल का कंटेंट होता है 35% होता है। कितना परसेंट होता है? 35% होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज़्यादा ये मसाले के रूप में कुछ स्पीसीज जो है जैसे चारे के रूप में, क्योंकि इसके चारे के रूप में क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए जो है इस सरसों का प्रयोग अधिकतर जो है ब्रैसिका नापोस का प्रयोग जो है चारे के रूप में किया जाता है। तो इतने कुछ थे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने बता दी। इंडिया मस्टर्ड, ब्रैसिका फैंसिया, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 36, ऑयल कंटेंट 35%। अगला है बनारसी मस्टर्ड, ब्रैसिका नाइग्रा, 2n बराबर 16, तेल का मात्रा कितने होते हैं? 29% होते हैं। पहाड़ी मस्टर्ड, ब्रैसिका रोगस, 2n बराबर 36, तेल की मात्रा 38%। गोभी मस्टर्ड जो कि चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग करते हैं? चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्रैसिका नापोस, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? ब्रैसिका नापोस होगा, जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 2n बराबर 28 होगी। तेल का कंटेंट 35% होगा। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैसिका स्पीसीज का। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके बारे में और जानकारी करेंगे, जैसे कि इसकी फैमिली क्या है, उत्पत्ति क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर सबके बता ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें फैमिली किस फैमिली से है। तो फैमिली की बात कर लेते हैं, तो ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से है। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी इस फैमिली से क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन की बात कर ले, ओरिजिन की बात कर ले तो ओरिजिन इसका जो है चाइना यानी चीन एवं भारत, चीन एवं भारत माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या माना जाता है? चीन एवं भारत माना जाता है। फिर उसके बाद इसके फल के प्रकार की बात कर लेते हैं। फ्रूट टाइप कैसा होता है? तो फ्रूट टाइप जो है, इसका जो फ्रूट टाइप है सिल्कुआ टाइप का होता है। कैसा होता है? सिल्कुआ होता है। और इसमें जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप कैसा होता है? तो रेसिम टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? रेसिम, कैटकेन भी बोला जाता है। किस टाइप का होता है? रेसिम। पुष्पक्रम कैसा होता है? रेसिम टाइप का होता है। ठीक, ये तो कुछ बातें थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किस एरिया में होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे वर्ल्ड की दृष्टिकोण में देखा जाए, वर्ल्ड में अगर संसार के दृष्टिकोण में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है आपकी कनाडा है। क्या है? कनाडा। पहले स्थान पर कौन है? तो कनाडा है। पहले स्थान पर फर्स्ट रैंक किसकी है? कनाडा की है। तो सेकंड रैंक किसकी है? इंडिया की है। कनाडा के बाद भारत आता है, इंडिया। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं सरसों में कि भारत के अंदर क्या योगदान है। तो भारत दूसरे स्थान पर है। अगर भारत में पूछ लिया जाए, भारत में सरसों का उत्पादन, भारत में सरसों का उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान, अगर स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। और एरिया और प्रोडक्शन, जैसे कि हमने बात की, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में होता है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में अगर बात कर लें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में देखा जाए, भारत में
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए और उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो दोनों में पहला स्थान राजस्थान है। कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। के मामले में पहले स्थान पर है। अगर यहीं पर बात कर ले एरिया के मामले में, तो एरिया के मामले में इंडिया है। एरिया के मामले में कौन सा है कंट्री है? इंडिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी बात करते हैं कुछ पोषक तत्वों की। तेल की मात्रा कितनी होती है और क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इसमें बात कर लेते हैं जैसे एवरेज ऑयल कंटेंट की बात करते हैं। ऑयल कंटेंट की बात करें तो एक एवरेज जो होता है 33 से 38% पाया जाता है। ठीक है, और तो हम क्लासिफिकेशन में बता दिया कितना पाया जाता है किसमें, जैसे कि इंडिया मस्टर्ड है उसमें 35% पाया जाता है। ठीक है, बनारसी सरसों उसमें 29% तेल पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया है कि 38% जो है उसमें पाया जाता है जो पहाड़ी होता है। फिर 35% जो चारे के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें पाया जाता है। तो ऑन एवरेज जो है 33 से 38% आयरन कंटेंट पाया जाता है। फिर अगला बिंदु क्या है कि आँखों में जो जलन होता है, आँखों में जलन किसके कारण होता है? ऐसा क्या पाया जाता है सरसों में? तो आँखों में जलन होने लगती है। तो आँखों में जलन होने के लिए जिम्मेदार होता है आइसोथायोसाइनेट। एक तीव्र गंध आती है, तीव्र गंध के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सिनिग्रीन पाया जाता है। सिनिग्रीन जिसके कारण तीव्र गंध आती है। जलन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है और तीव्र गंध सिनिग्रीन के कारण होता है। ठीक, ये तो बातें हो गई। अगर सरसों में बात कर लें विषैला तत्व या तीखापन किसके कारण होता है? तो ग्लूकोसिनेलेट्स के कारण होता है। यानी विषैला तत्व कौन सा होता है? विषैला तत्व की बात कर ले, विषैले तत्व की बात कर लें तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है ग्लूकोसिनेलेट्स के कारण होता है। ग्लूकोसिनेलेट्स तत्व पाया जाता है, घटक पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? विषैला तत्व होता है जो कि नुकसानदेह होता है। और इसमें एक अम्ल पाया जाता है। अम्ल कौन सा है? एरुसिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एरुसिक अम्ल पाया जाता है। एरुसिक अम्ल हृदय रोगियों के लिए हानिकारक होता है। हृदय रोगियों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। जान लिया, आंखों में जलन आइसोथायोसाइनेट के कारण, तीव्र गंध सिनिग्रीन के कारण, विषैला तत्व ग्लूकोसिनेलेट्स के कारण होता है। विषैला तत्व कौन सा होता है? ग्लूकोसिनेलेट्स होता है मस्टर्ड में। ठीक है, फिर अम्ल एरुसिक अम्ल पाया जाता है जो कि हृदय रोगियों के लिए नुकसानदेह होता है। फिर एक बिंदु ये बात करते हैं जैसे कि एक कड़ी में आगे सरसों का टेस्ट वेट कितना होता है? तो सरसों का जो टेस्ट वेट होता है 4 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है? 4 से 5 ग्राम होता है। अगर सरसों का टेस्ट वेट की बात कर लें, टेस्ट वेट कितना होता है? 4 से 5 ग्राम होता है। अच्छा, ये टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 सीड जो होते हैं उसका वजन होता है। क्या होता है? 1000 सीड का वजन क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। क्लियर इतनी बार? फिर उसके आगे बात करते हैं इसी में एक होता है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रैपसीड एंड मस्टर्ड। रैपसीड एंड मस्टर्ड। अच्छा, रैपसीड और मस्टर्ड में अंतर क्या होता है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं रैपसीड और मस्टर्ड। रैपसीड और मस्टर्ड में अंतर क्या होता है? तो देखते हैं रैपसीड और मस्टर्ड में क्या होता है। रैपसीड vs मस्टर्ड, इसमें अंतर क्या है? रैपसीड और मस्टर्ड में क्या स्पेशल फीचर होता है? चीज़ दोनों से ऑयल प्राप्त होता है लेकिन अंतर होता है। तो जो रैपसीड होता है, रैपसीड के जो प्लांट की हाइट होती है, रैपसीड की जो प्लांट की हाइट होती है
वो जो है 45 से समथिंग 150 सेंटीमीटर होती है हाइट। क्या हाइट जो है कितनी होती है रेपसीड में पौधों की? 45 से 150। और मस्टर्ड में कितनी होती है? मस्टर्ड में 90 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक तो ये इसका करेक्टर हो गया, ठीक है, स्पेशल फीचर हो गया। यानी इसमें अगर बात की जाए क्या होता है, क्या अंतर होता है, रेपसीड क्या है, मस्टर्ड क्या है, तो जो रेपसीड होगा उसका जो प्लांट होगा उसकी हाइट जो होगी 45 से 150 सेंटीमीटर होगी, और मस्टर्ड जो है उसको जो है 90 से 200 सेंटीमीटर होगा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉलिनेशन, परागण कैसा होता है ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो जो आपका रेपसीड होगा, रेपसीड में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। रेपसीड में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और मस्टर्ड में कैसा होता है? मस्टर्ड में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक और कैरेक्टर होता है जिसको हम देख के जान सकते हैं, वो होता है सीड कोट। सीड कोट इससे भी जाना जाता है। जो आपका रेपसीड होगा वो चिकना होगा। कैसा होगा? स्मूथ होगा। कैसा होता है? स्मूथ होता है। और आपका जो मस्टर्ड होता है वो उसका रफ सीड होता है, रफ होता है, यानी खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो ये थी रेपसीड और मस्टर्ड के बीच का अंतर, यानी कैसे जानेंगे कि ये रेपसीड है या मस्टर्ड है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन का कितना कंटेंट पाया जाता है सरसों में? तो सरसों में जो प्रोटीन का जो कंटेंट है, जैसे तारामीरा हो गया, तो तारामीरा में जो है 21% पाया जाता है। तारामीरा में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 21%। कितना पाया जाता है? तारामीरा में जो है प्रोटीन की कंटेंट कितना पाया जाता है? 21%। और सरसों में 19%। सरसों में 19% पाया जाता है। ये प्रोटीन की कंटेंट है, प्रोटीन की मात्रा है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है? इतनी प्रोटीन पाई जाती है। तारामीरा में 21% और सरसों में 19% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई थी, यानी इसके इंट्रोडक्शन और जनरल बातें जो थी। अब इसके बारे में बात करेंगे कि जलवायु कैसी होनी चाहिए सरसों की खेती के लिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो ये जो है रबी सीजन की फसल है। किस सीजन की? रबी मौसम की फसल है। तो इसकी खेती के लिए शुष्क जलवायु जो है सबसे बेहतर होती है। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु, ना कि ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु इसके लिए हानिकर होती है। इसके लिए शुष्क जलवायु जो है सबसे बढ़िया मानी जाती है। शुष्क जलवायु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुष्क जलवायु होनी चाहिए, यानी कहने मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होनी चाहिए। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होनी चाहिए। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसके बाद जलवायु के अंतर्गत बात करते हैं टेम्परेचर की, कि इसकी ग्रोथ के लिए, उपज उत्पादन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तो 18 से 25 अंश सेल्सियस तापमान सबसे बढ़िया होता है। कितना? 18 से 25, यानी ग्रोथ एंड एल्ड के लिए 18 से 25 अंश सेल्सियस तापमान ग्रोथ एंड एल्ड के लिए, काय के लिए? एल्ड के लिए। ठीक है, उपज एवं उसके जो कायिक वृद्धि होती है उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 18 से 25 अंश सेल्सियस होना चाहिए। मौसम कैसा होना चाहिए? शुष्क मौसम होना चाहिए। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो है क्रॉप है। सरसों जो है सब ट्रॉपिकल, यानी कि सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण जलवायु की फसल है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं मिट्टी, सॉइल कैसी होनी चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए। तो मृदा रेतीली दोमट, यानी सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल की बात कर लेते तो रेतीली दोमट हो सबसे बेहतर होती है, जिसका पीएच
कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 इंच बेटर होता है। 6.5 से 7.5 जो है पीएच सबसे बढ़िया होता है इसके अच्छे उत्पादन के लिए। ठीक है। मृदा कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, जल निकास वाली होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गई मृदा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे किस्में, वैराइटीज के बारे में। किसके, वैराइटीज के बारे में बात करेंगे। सरसों की वैराइटीज कौन कौन सी हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कौन सी, पूसा जय किसान। पूसा जय किसान कौन सी किस्म है, पूसा जय किसान बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है, बायोटेक्नोलॉजी से विकसित की गई है ये। इसका दूसरा नाम भी है बायो 902। इसका जो दूसरा नाम है बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं इसको डेवलप करने वाले कौन थे, तो कहाँ पर डेवलप की गई। तो इसको डेवलप करने वाली प्रोफेसर वीएल चोपड़ा थी। वीएल चोपड़ा कहाँ पर डेवलप किया, तो IARI में डेवलप की गई, पूसा नई दिल्ली में। पूसा नई दिल्ली में ये डेवलप की गई। कब की गई डेवलप, 1958 में। कब, 1958 में। पूसा जय किसान यानी बायो 902, इसके दो नाम यानी पूसा जय किसान के नाम से भी पूछा जा सकता है और बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके द्वारा तैयार की गई, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया गया। किसने तैयार किया, वीएल चोपड़ा ने किया। कहाँ पर किया, IARI पूसा नई दिल्ली में। कब, 1958 में। ठीक है। अच्छा, इसमें आयरन कंटेंट कितना पाया जाता है, तो इसमें आयरन कंटेंट 40% पाया जाता है। आयरन कंटेंट की बात कर लें तो 40% पाया जाता है। ये आयरन कंटेंट है, कितना पाया जाता है, 40% पाया जाता है। एक खासियत और होती है, इसकी फलियां जो है चटकती नहीं है, चटकती नहीं है। फलियां जो है, फलियां चटकती नहीं है। इसकी उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। उपज लगभग 25 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है पूसा जय किसान की। ठीक है। तो ये हो गई एक वैरायटी पूसा जय किसान, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार की गई है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई है। किसके द्वारा डेवलप की गई है, वीएल चोपड़ा, प्रोफेसर वीएल चोपड़ा के द्वारा। फिर अगली है दुर्गामणि। फिर अगली वैरायटी है दुर्गामणि। ठीक है, दुर्गामणि। इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसका स्पेशल फीचर ये है, ये जो है आज्ञारोधी होती है, आज्ञारोधी है। ठीक है, क्या है, आज्ञारोधी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वरुणा। अगली वैरायटी कौन सी है, वरुणा। वरुणा ये मोइला रोग से प्रतिरोधी है। किस रोग से, मोइला रोग से प्रतिरोधी है, मोइला रोग प्रतिरोधी है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इस वरुणा को T59 के नाम से भी जाना जाता है। वरुणा को जो है T59 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि ये सफ़ेद रोली रोग जो होता है, सफ़ेद रोली रोग जो होता है, रोली रोग, इसके प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया वरुणा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है वसुंधरा। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है, वसुंधरा। देखते हैं वसुंधरा, वसुंधरा। अगली वैरायटी कौन सी है, वसुंधरा है। वसुंधरा को क्या होता है, यानी वसुंधरा का स्पेशल फीचर क्या है,
तो वसुंधरा में भी जो है फलियां चटकने की समस्या नहीं पाई जाती। एक तो ये हो गया, फलियां नहीं चटकती हैं, फलियां जो है नहीं चटकती। दूसरा बात क्या है इसमें जो है पौधे गिरने यानी पौधे नहीं गिरते हैं, यानी कि पौधे गिरने वाली समस्या नहीं पाई जाती, पौधे नहीं गिरते हैं। इस वैरायटी के पौधे जो है पौधे नहीं गिरते हैं, ठीक है ना, फलिंग वाली समस्या नहीं पाई जाती है। ठीक, ये हो गए वसुंधरा। फिर उसके बाद बात करते हैं NRC HB। अगली नेक्स्ट वैरायटी है NRC HB। NRC HB 506, ये नेक्स्ट वैरायटी है आपकी NRC HB 504। ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, विश्व की यानी वर्ल्ड की जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। कहाँ पर इसको डेवलप किया गया? तो इंडिया में डेवलप किया गया। कहाँ? भारत में। कहाँ पर? भारत में। भारत में कहाँ पर ये विकसित की गई है? तो राजस्थान में की गई है। भारत में कहाँ पर? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? तो भरतपुर में। DRMR के द्वारा डेवलप की गई है। DRMR भरतपुर में ये विकसित की गई है, भरतपुर में ये विकसित की गई है। तो ये आपकी हो गई NRC HB 506 वर्ल्ड की जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, कहाँ पर डेवलप की गई? भारत में। भारत में कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? तो DRMR भरतपुर में। ठीक है, विकसित की गई है। फिर उसके बाद आशीर्वाद है वैरायटी, और भी वैरायटियाँ हैं जैसे कि आशीर्वाद। ठीक, आशीर्वाद हो गई आपकी। स्वर्ण ज्योति हो गई, स्वर्ण ज्योति, ये भी आपकी सरसों की है। लेकिन आपने पढ़ा था केवल ज्योति, ज्योति किसकी है? केवल ज्योति जो है मूंगफली की है, केवल ज्योति जो है मूंगफली की है। किसकी है? केवल ज्योति मूंगफली की है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण ज्योति है। आशीर्वाद, स्वर्ण ज्योति, लक्ष्मी, लक्ष्मी, रोहिणी, लक्ष्मी, रोहिणी, अरावली, कृष्णा, पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड, ये सारी जो है वैरायटियाँ हैं। अच्छा, कुछ भूरी सरसों वाली वैरायटियाँ हैं, जैसे भूरी सरसों वाली, कुछ पीली सरसों वाली हैं, कुछ भूरी सरसों वाली हैं। तो भूरी सरसों वाली वैरायटियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं। जो भूरी सरसों वाली किस्में हैं, जैसे पूसा कल्याणी है, भूरी सरसों के अंतर्गत पूसा कल्याणी, पूसा कल्याणी हो गई। सुफला, पूसा कल्याणी, सुफला, BSH1, BSH1 जो है और पढ़ा है हमने किसकी है? सोयाबीन की है। किसकी है? सोयाबीन की भी वैरायटी है BSH1। तो पूसा कल्याणी, सुफला, BSH1 किसकी है? भूरी सरसों की है। और अब बात करेंगे कुछ पीली सरसों किस्में। कौन से किस्में? पीली सरसों की किस्में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं पीली सरसों की? येलो सरसों की जो वैरायटियाँ हैं कौन कौन सी हैं? बेनोए, बेनोए हो गई। कौन कौन से हैं? बेनोए है, टाइप 42 है, टाइप 42 है। बेनोए को जो है B9 भी बोलते हैं, बेनोए को जो है B9 के नाम से भी जाना जाता है। फिर टाइप 42 है, फिर M3 है, M3 है, फिर K88 है, K88 है, फिर T151 है, T151 है, फिर PS66 है, PS66। तो ये पीली सरसों की वैरायटियाँ हैं। तो हमने जान लिया
कि जो किस्में हैं, जैसे कि किस्मों के बारे में जान लिए, कौन सी किस्म है, किसमें कौन सा स्पेशल फीचर जिसमें था ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया। जैसे कि पूसा जय किसान है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई है, ठीक है, इसके द्वारा वी.एल. चोपड़ा के द्वारा, कहाँ पर, IARI में, ठीक है, और कब 1958 में। फिर उसके अलावा दुर्गामणि हो गई, कवरड़ा हो गई, वसुंधरा हो गई, स्वर्ण ज्योति हो गई, आशीर्वाद हो गई, आरावली हो गई, रोहिणी हो गई, ठीक है, पूसा गोल्ड हो गई, किसड़ा हो गई, ये सारी वैरायटियाँ सरसों की हैं, ठीक। लगभग जितनी भी वैरायटियाँ लिखा है पॉपुलर वैरायटियाँ जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम बीज दर की। फिर कौन सी बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे बीज दर की, क्या बीज दर होनी चाहिए। बीज दर, तो आपको जो सिंचित क्षेत्र होगा, इरिगेटेड एरिया होगा, वहाँ की बीज दर अलग होगी, और जो रेनफेड एरिया होगा, जो बरानी क्षेत्र होगा, शुष्क क्षेत्र होगा, वहाँ का जो सीड रेट होगा वो अलग होगा। तो देखिए शुष्क क्षेत्रों में कितना होना चाहिए और सिंचित क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्र में बीज दर कितने होनी चाहिए, तो इसमें होनी चाहिए 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और जो आपका सिंचित क्षेत्र होगा, सिंचित क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो सिंचित क्षेत्र में आपका 2 से 3 किलोग्राम 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर बढ़िया होता है। फिर उसी के बाद सरसों को जो है मिक्स क्रॉप के अंतर्गत भी बोया जाता है। अगर मिश्रित खेती के रूप में कर रहे हैं, अगर मिश्रित रूप में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 2 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में डाला जाता है, 1 से 2 किलोग्राम मिक्स क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बीज दर। फिर यहीं पर बात कर लेते हैं बुआई का समय क्या होना चाहिए। फिर बुआई के समय के बारे में बात कर लेते हैं। बुआई का समय क्या होता है, तो ये रबी सीजन की फसल है, तो ये मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक बुआई की जाती है, ठीक है। मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, तो सॉरी मिड अक्टूबर तक, मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, खाद एवं उर्वरक की। तो खाद कितनी देनी चाहिए, यानी FYM का रेशियो क्या होता है, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर ये देना चाहिए। FYM में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका क्या रेशियो होता है, तो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 kg प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास आपका 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सिंचाई की। फिर उसके बाद बात करते हैं सिंचाई की। तो इसमें सिंचाई 3 सिंचाई देनी चाहिए। पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था पर देनी चाहिए। कब देनी चाहिए, क्रांतिक अवस्था पर। दूसरी फूल आने से पूर्व, दूसरी ये पहली सिंचाई हो गई। दूसरी सिंचाई कब हो गई, फूल आने से पूर्व। तीसरी सिंचाई कब करेंगे, फलियां बनते समय। तीसरी सिंचाई कब करेंगे, फलियां बनते समय करेंगे। कब करेंगे, फलियां बनते समय करेंगे। तो हो गया ये सिंचाई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीड के बारे में बात करेंगे, खरपतवार। तो इसमें जो खरपतवार लगते हैं सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है सत्यानाशी हो गया। वीड के अंतर्गत सत्यानाशी, इसे आप क्या बोलते हैं, आर्चमोना मैक्साना, के नाम से जाना जाता है। इसका जो जाना क्या जाता है, इसका वानस्पतिक नाम
कौन कौन से खरपतवार है इसमें जो लगते हैं? सत्यानाशी हो गया, ओरोबैंकी हो गया, प्याजी हो गया। ओरोबैंकी और प्याजी, ठीक, ओरोबैंकी प्याजी। तो ये जो है आपके मुख्य रूप से सरसों की क्रॉप में पाए जाने वाले खरपतवार हैं, ठीक है। सत्यानाशी हो गया, ओरोबैंकी हो गया, प्याजी हो गया, ये मुख्य। इसमें कि जो सत्यानाशी है इसे आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, ठीक है। जो पौधों की समान दिखाई देता है उसे मिमिक्री, जैसे कि मिमिक्री खरपतवार कहते हैं। जैसे कि गेहूं में गेहूं का मामा, गेहूं का पौधा और गेहूं के मामे का पौधा एक जैसा होता है, उसे मिमिक्री प्लांट कहा जाता है। और सत्यानाशी इसे आपत्तिजनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सीड जो है सरसों के कलर का ही होता है और उसका आकार भी सेम उसी प्रकार का होता है, ठीक है। किसके प्रकार का होता है? उसी सरसों के आकार का होता है, तो इसे आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है, सत्यानाशी के अगर सीड मस्टर्ड में मिल जाता है तो व्यक्ति जो है ड्रापसी रोग से ग्रसित हो जाता है। किस रोग से? ड्रापसी रोग से ग्रसित हो जाता है। ड्रापसी रोग आंखों पर यानी अंधापन आ जाता है। किसके कारण? ड्रापसी रोग, ठीक है। ये कैसे होता है? जब सत्यानाशी के बीज सरसों में मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ओरोबैंकी और प्याजी ये सारे खरपतवार हैं, ठीक है। इनको नियंत्रित करने के लिए पहले तो कर्षण क्रियाएं करते हैं, निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल देते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो सीधा रसायन का प्रयोग करते हैं। रसायन के अंतर्गत खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। इन सब के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। खरपतवार नाशी में किसका प्रयोग करेंगे? बेसालिन हो गया, पेंडिमेथिलिन हो गया, इन सब का जो है प्रयोग करते हैं। पेंडिमेथिलिन या बेसालिन, इनका प्रयोग किया जाता है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं हम वीड हो गया। वीड के बाद हम बात करेंगे इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं। रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं तो रोग को जान लेते हैं। तो इसमें सफ़ेद रोली रोग लगता है। कौन सा लगता है? सफ़ेद रोली रोग लगता है। इसमें क्या होता है? पौधे के ऊपर जो है पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, वो फिर धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। किसके द्वारा होता है सफ़ेद रोली रोग? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा, यानी कवक के द्वारा होता है। किस कवक के द्वारा होता है? तो एल बुगो कैंडिडा के कारण होता है। एल बुगो कैंडिडा नामक फंगस के द्वारा होता है सफ़ेद रोली रोग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कवक के द्वारा है तो फंगिसाइड का प्रयोग किया जाएगा। कवक नाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे बाविस्टीन हो गया या मैंकोजेब हो गया। जितने भी आपके फंगिसाइड होंगे उनका प्रयोग हम कर लेते हैं। सफ़ेद रोली हो गया, ठीक। फिर उसके बाद डाउनी मिल्ड्यू के रोग लगता है इसमें। डाउनी मिल्ड्यू ये किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा। कवक जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? कवक, यानी जो डाउनी मिल्ड्यू है ये भी कवक। इसमें कैसा सिम्टम्स होता है? पौधे की जो निचली सतह होती है पत्तियों की, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती, ये ऊपरी सतह होगी और एक ये निचली सतह होती है। तो जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है निचली सतह में लगता है और लसलसा सा महसूस होगा। जब डाउनी मिल्ड्यू लगता है तो पत्तियों की निचली सतह पर लसलसा सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो डाउनी मिल्ड्यू कवक के द्वारा फैलता है। किस कवक के द्वारा? तो परसेनोरा परेनोस्पोरा ब्रेसिका के कारण होता है। और इसमें एक रोग और होता है, क्लब राट होता है। क्या? क्लब राट। ये जड़ों में लगता है। किस में लगता है? जड़ों में लगता है। ये भी किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किस कवक के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडिफोरा
डिफोरा प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिका नामक कवक के कारण होता है। तो ये जो रोग थे इसमें मुख्य रूप से लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम बात कर लेते हैं कीटों के बारे में। किसके बारे में? कीटों के बारे में। कौन कौन से कीट लगते हैं? तो इसका कीट जो है एक होता है आरा मक्खी। सबसे मुख्य कीट कौन सा है? आरा मक्खी हो गया। और इसके अलावा एक होता है इसमें आपका चंपा या मोयला। कौन सा होता है? चंपा या मोयला के नाम से जाना जाता है। चंपा या इसे मोयला भी बोलते हैं और इसे अर्किड भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो इसके मुख्य कीट होते हैं। जो आपका आरा मक्खी है नर्सरी स्टेज पर ही लगता है। किस पर लगता है? नर्सरी स्टेज पर। और एफिड ये भी, ये दोनों क्या करते हैं? पौधे को खा कर नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्विनोल्फास यानी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्विनोल्फास है तो 25 किलोग्राम, यानी अगर तो 1 से 2% का घोल ले रहे हैं तो क्विनोल्फास हो गया और मिथाइल डेमेटान हो गया। किस रसायन का प्रयोग करेंगे इसके नियंत्रण के लिए? तो क्विनोल्फास हो गया, क्विनोल्फास और मिथाइल डेमेटान। हाँ, मिथाइल डेमेटान का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है इनके नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए, कीट कंट्रोल के लिए क्विनोल्फास और मिथाइल डेमेटान का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं उपज कितनी होती है। उपज के बारे में जान लेते थोड़े से। और भंडारण कब करते हैं? तो उपज इसकी कितनी है? तो उपज जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। फिर भंडारण कब करना चाहिए? भंडारण तो जब हम कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो हम उस क्रॉप को सुखाते भी हैं। तो जब सरसों के दानों में जो नमी होती है, दानों में नमी होती है, नमी कितनी रह जाए? 8% रह जाए, तब उनको भंडारित करना चाहिए। तो ये हुआ आपका सेशन कंप्लीट सरसों का। इसके अंतर्गत हम लगभग सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, फिर रबी सीजन की अगली क्रॉप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।